हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू किया था, और इस वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है, हम पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स में? हम ये देखेंगे कि जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थे, उन सब इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पे हमने कौन से स्टेप्स लिए और कौन से एक्शंस लिए ताकि उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके और उनका निवारण किया जा सके। और जब हमने ये स्टेप्स और ये एक्शंस किए, तो प्रेजेंट सिचुएशन में महिलाओं की हालत क्या है? सो व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वुमेन? तो यही कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस पोस्टर से। लिखा गया है ए पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वेमेन स्ट्रेंथ। यह बंगाली में कुछ लिखा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक महिला की तस्वीर देख रहे हैं, और उसके हाथों में ये बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ है, और उसके पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई है। और यहाँ पर लिखा है बंगाली में, आई शैल नॉट बाउ टू दिस बॉन्डेज, आई शैल नॉट बाउ टू दिस शैकल्स। तो ये आप मेरे ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी लगा लो, मुझे बेड़ियों से बांध दो, लेकिन मैं झुकने वाली नहीं हूँ। मैं आगे बढ़ूँगी और मैं अपना रास्ता खुद इख्तियार करूँगी, और मैं ये दिखा दूँगी कि मैं इस चार दीवारी से भी बाहर निकल सकती हूँ और अपनी एक पहचान बना सकती हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। लेट अस बिगिन विथ जेंडर डिवीजन। हम लोग जेंडर डिवीजन से स्टार्ट करते हैं, और जब हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो हम करते हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिवीजन है, जो डिवाइड है, जो इनइक्वालिटी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज़ रेयरली रिकग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो मेल एंड फीमेल के बीच में, वुमेन एंड मेन के बीच में जो डिफरेंस है या जो सोशल डिवीज़न है, उसमें हम ये देखते हैं कि वुमेन की जो सोशल स्टेटस है वो लो है एज़ कम्पेयर टू मेन, और ये हर जगह देखने के लिए मिलता है। बट दुख की बात यह है कि इसको रेयरली रिकग्नाइज़ किया जाता है किसी भी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में। यानी कि जब हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो हम कभी भी इसको बहुत इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं। द जेंडर डिवीजन tends to be understood as natural and unchangeable। तो ये जो जेंडर का डिवीज़न है कि मेन का जो स्टेटस है वो हमेशा ऊंचा रहेगा, वीमेन का जो स्टेटस है वो कम रहेगा, इसे नेचुरल मान लिया गया है कि भाई नेचर ने इसी तरह से मेन एंड वीमेन को बनाया है कि वीमेन का जो स्टेटस है वो लो रहेगा एंड मेन का जो स्टेटस है वो हमेशा हाई रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये अनचेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि मेन एंड वुमेन एक साथ मिलकर एक ही लेवल पे काम करें, इस तरह का कभी हो नहीं सकता है। तो ये मान लिया गया है कि ये जो डिवीज़न है ये नेचुरल भी है और ये अनचेंजेबल, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। मेन हमेशा स्टेटस में ऊपर रहेगा और वुमेन जो है वो स्टेटस में हमेशा लोअर लेवल पे रहेगी। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotype। लेकिन ये जो विचार है कि ये नेचुरल एंड अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं होता है, ये बायोलॉजी के हिसाब से नहीं है, ये जब बच्चा पैदा होता है उसके हिसाब से नहीं है। ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है? ये निर्धारित किया जाता है समाज के द्वारा। और समाज क्या एक्सपेक्ट करता है एक लड़का और एक लड़की से, और किस तरह से हमने एक धारणा बना के रखी हुई है कि लड़कों को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या करना चाहिए। आते हैं प्राइवेट
एंड पब्लिक डिवीजन पे boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. तो जब हम लड़के और लड़कियों को बड़ा करते हैं तो हम उनके अंदर इस तरह की धारणा डाल देते हैं, इस तरह की बिलीव डाल देते हैं कि विमेन का काम क्या है, औरतों का काम क्या है कि वो हाउसवर्क करे, घर से रिलेटेड घर की चारदीवारी के अंदर जो काम है उसे करे और बच्चों की पालन पोषण करे. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर. तो हमने क्या कर दिया है, हमने एक सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर कर दिया है. और ये सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज़ ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स. तो ये जो सेक्शुअल डिविजन ऑफ लेबर है ये कहता है कि घर के अंदर जो भी काम करना है या घर के अंदर जो भी काम होना है वो कौन करेगी, वो विमेन करेगी. या तो वो खुद करेगी या तो वो डोमेस्टिक हेल्पर्स जैसे बाई हो गई या नौकरानी हो गई उसकी मदद से वो घर के अंदर जितने भी काम है उसको पूरा करे. क्या बात कर रहे हैं? In most families, women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या देखने के लिए मिलता है कि घर के अंदर जो भी काम किए जाते हैं जैसे हो गया खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, सिलाई करना और बच्चों की देखभाल करना, ये कौन करती है, महिलाएं ही करती हैं. एंड men do all the work outside the home. और जो मर्द हैं वो घर के बाहर के सारे काम करते हैं. It is not that men cannot do housework, they simply think it is for women to attend to these things. ऐसा नहीं कि मर्द जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि वो टेलरिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये काम तो औरतों का है और उनको ही ये काम करना चाहिए. When these jobs are paid for, men are ready to take up this work. Most tailors or cooks in hotels are men. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा. लेकिन जब भी इस तरह के काम मर्दों को दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इसके लिए आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, आपको मुफ्त में नहीं करवाएंगे, आपको पेमेंट मिलेगी, तब वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं या उस तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर टेलर्स होते हैं और जो कुक्स होते हैं होटल में वो कौन होते हैं, वो पुरुष ही होते हैं. लेकिन वो घर में खाना नहीं बनाते, ना ही टेलरिंग का काम करते हैं. लेकिन जब उनको पैसे दिए जाते हैं उस काम करने का तो वो बाहर जाकर कुक और टेलर दोनों बन जाते हैं. सिमिलरली it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel and work in the field. तो हमने देखा है कि विमेन भी क्या करती हैं, सिर्फ घर के अंदर का सारा काम नहीं करती है, वो बाहर जाके भी काम करती हैं. हम जब गांव की बात करें तो हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पानी लेने के लिए जाती हैं, वो ईंधन इकट्ठा करती है, लकड़ियाँ इकट्ठा करती है ताकि घर में चूल्हा जला सके, और ये खेतों में भी काम करती हैं. बात तो सही है. इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर्स इन मिडिल क्लास होम्स. और हम अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गरीब महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती है, वो नौकरानी का काम करती है मिडिल क्लास घरों में. वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेस. जबकि मिडिल क्लास की जो वुमेन है वो कहाँ पर काम करती है, वो ऑफिसेस में जाके काम करती हैं. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor. तो हम देखते हैं कि majority of women, ज़्यादातर women क्या करती है, ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, वो घर का काम तो करती ही हैं, साथ ही साथ घर के चारदीवारी से बाहर निकलती हैं और पैसे कमाती हैं. But their work is not valued and does not get recognition. लेकिन इतना करने के बावजूद भी इनके काम को अहमियत नहीं दी जाती है और इसको रिकग्निशन नहीं मिलता है.
अगर हम इस कार्टून को देखें यहाँ पर, तो ये छोटी सी बच्ची क्या कह रही है यहाँ पर, मम्मी ऑलवेज सेज टू आउटसाइडर। तो माँ जो है, बाहर जितने भी लोग हैं इसके आस पड़ोस के, या जो भी इनसे पूछता है बाहर के लोग, तो ये क्या कहती हैं कि आई डोंट वर्क, आई एम ए हाउस वाइफ। मैं काम नहीं करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। लेकिन ये बच्ची क्या सोचती है यहाँ पर, बट आई सी हर वर्किंग नॉन स्टॉप ऑल द टाइम। इफ what she does is not work, what else is work? लेकिन ये बोलती है कि मैं तो मम्मी को हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए देखते रहती हूँ, अगर ये काम नहीं है तो फिर काम है क्या। और बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं घर के अंदर बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन उस काम को कभी रिकग्नाइज नहीं किया जाता। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर इज दैट although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हमने कर दिया कि महिलाएं जो है वो घर के अंदर सारा काम करेंगी और पुरुष जो हैं वो बाहर का सारा काम करेंगी, इसकी वजह से ये हुआ कि महिलाएं जो हैं वो चार दीवारी के अंदर बंद हो गई और इसलिए उनका रोल पब्लिक लाइफ में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो घर से बाहर निकली ही नहीं, तो उनका रोल ज़्यादा बाहर होगा ही कैसे, और ख़ास करके पॉलिटिक्स में। इसीलिए ज़्यादातर सोसाइटीज़ में हम ये देखेंगे कि महिलाओं का रोल पब्लिक लाइफ में बहुत कम है, हालांकि वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। हम ये मान के चलते हैं कि 50% मेन है और 50% वुमेन है। इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि ये जो 50% वुमेन है, ये पब्लिक लाइफ में इनका रोल बहुत ही कम है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पहले सिर्फ पुरुषों को ही ये अलाउड था कि वो पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, वोटिंग के राइट सिर्फ उन्हें ही दिए गए, और अगर किसी चुनाव को लड़ना है तो सिर्फ उन्हीं को ही कंटेस्ट करने का मौका मिला। महिलाओं को कभी ये अवसर ही नहीं मिला कि वो पब्लिक ऑफिसेस के लिए कंटेस्ट भी कर सकें। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे ये जो जेंडर का इशू है इसे पॉलिटिक्स में रेज किया गया कि भाई विमेन की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो काफ़ी कम है। विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। तो पूरे दुनिया में हम देखेंगे कि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए क्या किया, अपने आप को संगठित किया और इन लोगों ने अपने आंदोलन किए। There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में वोटिंग राइट्स के लिए वहाँ के women ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities। तो ये जितने भी आंदोलन किए गए उनमें उनका मुख्य डिमांड ये था कि उनकी जो हालत है वो बेहतर की जाए। किन किन एरियाज़ पे? एक तो पॉलिटिकल राइट्स के मामले में कि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, खास करके हम कह सकते हैं कि राइट टू वोट की बात हो रही थी यहाँ पर। सेकंड, उन लोगों ने कहा लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, तो उनके लीगल स्टेटस को भी बेहतर किया जाए। इन द सेंस अगर हम कहें कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो राइट टू इनहेरिटेंस। जनरली ये देखने में आता था कि जो विमेन होती थी उनको अपने फादर के प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस पे भी राइट्स चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने आंदोलन इसलिए भी किए ताकि उनको एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने करियर ग्रोथ के लिए हमें अवसर मिलने चाहिए, यानी कि हम जिस तरह का भी काम करना चाहें हमें ये मौका मिलना चाहिए कि हम वो सब काम कर सकें। पहले हमने देखा था कि इन लोगों को बहुत जगह पे अलाउ नहीं किया जाता था कि ये लोग वहाँ पर जाके काम कर सके, तो ये डिमांड कर रहे थे कि भाई हम जिस तरह का करियर चुनना चाहते हैं हमें उस तरह के करियर चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए।
More radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. तो इन चारों एरियाज के अलावा भी क्या होगा कि विमेंस और एजिटेशंस करेंगी और इस बार उनकी जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ही एग्रेसिव होगी और वो क्या डिमांड करेगी कि पर्सनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ में भी उनको बराबरी का अधिकार मिले. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स किए गए जहाँ पर महिलाओं ने ये कहा कि उनको पुरुषों जितना अधिकार मिलना चाहिए, इन्हीं को हम लोगों ने कहा फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो फेमिनिस्ट कौन होता है चलिए देखते हैं. फेमिनिस्ट लिखा यहाँ पर, ए वुमन और ए मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंड मैन. तो फेमिनिस्ट एक वुमेन हो सकती है, एक महिला हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है. आमतौर पे यह धारणा बनी हुई है कि सिर्फ विमेन जो होती है वो फेमिनिस्ट होती है. ऐसा नहीं है, एक पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है. कौन सा पुरुष फेमिनिस्ट हो सकता है या कौन सी महिला फेमिनिस्ट हो सकती है? जो ये बिलीव करे, जो इस बात पे माने कि औरतों और मर्दों दोनों को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. तो जो भी इस बात पे बिलीव करता हो कि विमेन और मेन दोनों को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसे हम एक फेमिनिस्ट कह सकते हैं. पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ. तो जब महिलाओं ने इतने सारे आंदोलन किए और अपने हक की बात की और जब इन बातों को पॉलिटिकल एरिना में डिस्कस किया गया, तो उससे ये हुआ कि एक पब्लिक ओपिनियन बना और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो धीरे धीरे बेहतर होने लगा. वी नाउ फाइंड women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. मज़ा आया. तो पहले ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस थे, ऐसे बहुत सारे काम थे जिसे माना जाता था कि वो सूटेबल नहीं है वुमेन के लिए, जैसे कि साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर्स बनना. लेकिन अब क्या हुआ कि महिलाओं ने इन एरियाज़ में भी काम करना शुरू किया. क्यों किया? क्योंकि उन लोगों ने आंदोलन किए कि हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, हमें इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. तो अगर हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हो गया स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, वहाँ देखेंगे कि महिलाओं का जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है. वैसे अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जनरली हम लोग फिनलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं. उसके जगह पे हम देखते हैं कि डेनमार्क को इंक्लूड किया जाता है. फिनलैंड जो है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ के क्लासिफिकेशन में आता है. बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, बात समझने की ये है कि इन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है. इन आवर कंट्री women still lag much behind men despite some improvement since independence. अगर हम भारत की बात करें तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी वो पुरुषों से काफ़ी पिछड़ी हुई है. Ours is still a male dominated patriarchal society. तो जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो ये एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि ये एक पुरुष प्रधान समाज है. अरे कहना क्या चाहते हो? जहाँ पर पुरुष क्या करता है, वो सारे नियम कानून बनाता है, घर में उसी की ही चलती है और लोग उसी के बातों को मानते हैं. तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है पेट्रियार्की, लिटरली रूल बाय फादर. इसका लिटरल मीनिंग है कि जो फादर हैं उस घर में वही रूल बनाएंगे और वही शासन करेंगे, वहाँ पर उन्हीं की बातों को माना जाएगा, वो जो कहेंगे सभी लोग उनकी बातों को मानेंगे. दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज टू रेफर टू ए सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन.
तो ये सिस्टम क्या कहता है कि जो पुरुष होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है और उनको ये पावर दिया गया है कि वो महिलाओं के ऊपर अपना अधिकार जमा सके। यानी कि वो महिलाओं को ये कहेंगे कि तुम्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है, एंड वीमेन जो है वो उनकी बातों को मानेगी। इसका मतलब है कि वीमेन विल बी सबऑर्डिनेट टू मेन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। Women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways। तो जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही डिसएडवांटेजियस है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनके साथ अत्याचार भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर वुमेन एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, जहाँ पर उनको ऑप्रेस किया जाता है, जहाँ उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द लिटरेसी रेट among women is only 54% compared with 76% among men। तो जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 54% है और पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है वो 76% है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि महिलाओं को वो अवसर नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर सके। सिमिलरली ए स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज़। और जब हम हायर स्टडीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, क्योंकि पेरेंट्स उनको पढ़ने का वो अवसर नहीं देते हैं। When we look at school results, girls perform as well as boys, if not better in some places। तो जब हम स्कूल के रिजल्ट्स देखते हैं कि गर्ल्स किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और लड़के किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि गर्ल्स की जो परफॉर्मेंस है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉयज़, इफ़ इट इज़ नॉट बेटर। तो इसका मतलब यह है कि हमें उनके पढ़ाई में भी इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा पढ़ती हैं। बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन rather than spending equally on their sons and daughter। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक फैमिली है, वहाँ पर एक लड़का है और वहाँ पर एक लड़की है उस फैमिली में, और मान लीजिए कि उनके पेरेंट्स 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनके एजुकेशन में। तो बॉय को 5,000 रुपीज़ मिलना चाहिए इस हिसाब से कि बॉयज़ के एजुकेशन में 5,000 को इन्वेस्ट करे और गर्ल के एजुकेशन में 5,000 को इन्वेस्ट करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो गर्ल्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं और जो बचा हुआ पैसा है 5,000 वो बॉयज़ के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि इसके ऊपर सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन के मामले में और गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो लड़कियों का आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आइए अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं, और ये जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। अगर उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तो इनका जो स्किल लेवल है वो कम होगा और इसकी वजह से क्या होगा, नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज़ स्टिल वेरी स्मॉल। अब जो भी हाईली पेड जॉब्स हैं और जो अच्छे जॉब्स हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। ऑब्वियसली उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो क्या उनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे? नहीं, उनको अच्छे जॉब्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour more than an average man every day, yet much of her work is not paid and therefore often not valued। तो जब हम इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो मर्दों से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है प्रतिदिन, लेकिन उनके जॉब को वैल्यू क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो पेड वर्क नहीं है। तो चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए बुक में जो टेबल दिया गया है उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप पेज नंबर 32 में जाएंगे तो आपको ये टेबल दिखाई पड़ेगा, डेली टाइम यूज़, आवर्स एंड मिनट्स। और यहाँ पर हमको ये 2 पॉइंट्स देखने हैं।
ये क्या लिखा है, इनकम जनरेटिंग वर्क, एंड सेकेंड वन इज हाउस होल्ड एंड रिलेटेड वर्क। तो पुरुष कितना काम करते हैं यहाँ पर 6 घंटा और यहाँ पर आधा घंटा, तो ये हो गया 6.5 घंटा। और यहाँ पर महिलाएं कितना काम करती हैं, 2 घंटा 40 मिनट और यहाँ पर 5 घंटा, तो ये कुल मिलाकर हो गया 7 घंटा 40 मिनट। तो ऑन एन एवरेज हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 1 घंटा 10 मिनट महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। तो हमने एक एवरेज 1 घंटे का टाइम यहाँ ले लिया है। हालांकि महिलाएं 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनको वैल्यू क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो काम होते हैं, जैसे कि ये 5 घंटे का काम, यहाँ पर इनको पैसे नहीं दिए जाते, इसलिए इनकी वैल्यू कम होती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वैसे यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो जब टॉकिंग एंड गॉसिप की बात होती है तो यहाँ पर मेन काफ़ी अच्छा गॉसिप कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन, जबकि ये धारणा बनी हुई है कि वुमेन जो है वो ज़्यादा गॉसिप करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। बट इस सर्वे के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुरुष हैं वो ज़्यादा गॉसिप करते हैं, टॉकिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन। Oh shit! No! It is possible, it is possible! तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. अब हमने महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं दिया। सबसे पहले अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनको अच्छे जॉब्स नहीं मिलेंगे, हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिलेंगे उनको। अब अगर उनको जॉब्स मिल भी गया, वो काम पे चली भी गई, तो वहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी। और वो दिक्कत क्या थी यहाँ पर कि उनको इक्वल वेजेस नहीं दिए जा रहे थे। इसका मतलब क्या है, अगर एक मैन है और उसको 100 रुपये मिलते हैं किसी काम को और वुमेन भी वही काम कर रही है, तो उसको 100 रुपये नहीं मिलते हैं उस काम को करने के लिए, उसको या तो 75 मिलता है या फिर 50 मिलता है। हालांकि दोनों काम तो इक्वल कर रहे हैं, लेकिन वुमेन के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक एक्ट बनाया जिसको कहते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, और ये एक्ट पास किया गया था 1976 में। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है वेजेस या हम कह सकते हैं सैलरीज। तो हमने क्या किया कि हमने एक्ट बना दिया ताकि मेन एंड वुमेन दोनों को एक जैसी सैलरी मिले, एक जैसा रेम्यूनरेशन मिले। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? बहुत हद तक तो हुआ है, लेकिन हर क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. हालांकि ये एक्ट पास तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे वर्क एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी विमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उनको इक्वल पे नहीं मिल रहा है, जितना मर्दों को मिलता है उतना औरतों को नहीं मिलता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। Point number 4. In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such sex-selective abortion led to a decline in the child-sex ratio, number of girl children per 1,000 boys in the country to merely 919. तो इंडिया में हमने क्या देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, वो सन्स यानी कि बेटों को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर में लड़के पैदा हो और लड़कियां पैदा ना हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी उनको पता चलता है कि माँ के जो पेट में पल रही है वो एक लड़की है, तो उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। हालांकि अभी तो इसको इलीगल कर दिया गया है, फिर भी बहुत सारे इलाके में हम देखते हैं कि इस तरह के जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हैं अभी भी कराए जाते हैं। ख़ास करके लड़कियों को मार दिया जाता है जब वो माँ के पेट में होती हैं। और इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो डिक्लाइन कर गया है। तो सेक्स रेशियो को हम किस तरह से समझते हैं कि पर 1000 बॉयज़ हाउ मेनी गर्ल्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 1000 बॉयज़ में हमारे पास 900 गर्ल्स हैं, तो सेक्स रेशियो कितना होगा? सेक्स रेशियो हो जाएगा 900।
अगर मान लीजिए किसी देश में 1000 या मान लीजिए किसी स्टेट में 1000 बॉयज़ हैं और वहाँ पर 980 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा? 980 हो जाएगा। तो जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है? 919। तो यहाँ पर 1000 बॉयज़ में हमें 919 गर्ल्स देखने के लिए मिलती हैं और इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। As the map shows, this ratio has fallen below 850 और 800 in some states। तो अभी हम एक मैप को देखेंगे और उस मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में सेक्स रेशियो कहाँ पर अच्छा है और कहाँ पर डिक्लाइन कर गया है। तो यहाँ पर दिया गया है इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011, ठीक है, 0 to 6 ईयर्स का दिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो मैजेंटा कलर में है, ठीक है, या बैगनी कलर में जो आप देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ये सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि यहाँ सेक्स रेशियो जो है ये बहुत ही बेहतर है। और वहीं पर अगर हम ये पीच कलर को देखें, जैसे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, इट इज़ लेस देन 875। और पूरे इंडिया का जो सेक्स रेशियो वो कितना है? 919। तो इससे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि बॉयज़ को प्रीफर किया जाता है एंड गर्ल्स को प्रीफर नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें देखने के लिए मिलता है न्यूज़पेपर में, हर जगह पे, सोशल मीडिया में, कि विमेन के साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, वायलेंस किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और ख़ास करके जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर जो विमेन है वो बहुत ही अनसेफ हैं। बड़े बड़े शहरों में जब लड़कियाँ घर से बाहर जाती हैं तो पेरेंट्स को ये चिंता लगी रहती है कि बेटी सही सलामत वापस आएगी कि नहीं आएगी। They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence। तो विमेन जो है वो घर के बाहर भी सेफ़ नहीं है और घर के अंदर भी सेफ़ नहीं है। घर के अंदर भी उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा था और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि घर के अंदर और घर के बाहर वो सुरक्षित नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लुक एट वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑल दिस इज़ वेल नोन। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ये सभी को पता है। क्या पता उनको कि विमेन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि उनको एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रहा है, अगर उनको जॉब्स मिल रहे हैं तो वहाँ पर सैलरीज उनको इक्वल टू मेन नहीं मिल रहा है। ये सारी सिचुएशन सभी को पता है। येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेलबींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। हालांकि ये सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन हो ये रहा है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब क्योंकि उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो विमेन कुछ फैसला लेंगी अपने लिए। दिस हैज़ लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। तो इसीलिए क्या होगा कि बहुत सारे फेमिनिस्ट और वुमेन्स मूवमेंट जो हैं वो ये मान कर चलेंगी कि जब तक हम खुद पावर में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद लॉ मेकर्स नहीं बनेंगे, ना ही हमारे प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला है, ना हमारे सिचुएशन को कोई बदलने वाला है। वन वे टू एंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर उनको अपने सिचुएशन को बेहतर बनाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर उनको लेजिस्लेचर में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और उस तरह के कानून बनाने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा जो कि वुमेन के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन
वुमेन के साथ हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सके। इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। तो जब हम इंडियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं या विधानसभा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके नंबर्स बहुत ही कम हैं। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड women members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019। कह दो कि ये झूठ है। तो 2019 में हम पहली बार देखेंगे कि लोकसभा में जो विमेन मेंबर्स थे वो 14.36% थे। यानी कि अगर टोटल 100 लोग चुने गए हैं तो उसमें से 14 विमेन और 86 मेन देखने के लिए हमें मिला। तो इस तरह से हम जान सकते हैं या इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है ये बहुत ही कम है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज़ लेस देन 5%। यानी कि जब हम विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ पर तो ये 5% से भी कम है। यानी कि हालात बहुत ही गंभीर हैं। इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। सी द ग्राफ बिलो। तो चलिए उस ग्राफ को देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ की, क्या लिखा है, women in national parliament in different regions of the world in percentage। तो पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं चुनकर जाती हैं उसके बारे में ये ग्राफ दिखा रहा है। और वर्ल्ड का एवरेज कितना है 24। और इंडिया में जब हम देखते हैं तो इंडिया में नंबर क्या है 11.8। इसका मतलब है कि हम वर्ल्ड एवरेज से भी कम हैं। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो परसेंटेज है 23.7% है। हालांकि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ मानते हैं, पुअर कंट्रीज़ मानते हैं, लेकिन जब बात होती है कि कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में हैं तो हम देखते हैं कि ये परसेंटेज 23.7 है। गजब बेइज्जती है। उसी तरह से हम देखें अरब स्टेट्स में तो वहाँ पर भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है, 18.6% है। हमने बात की थी नॉर्डिक कंट्रीज़ की, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि वहाँ पर पार्टिसिपेशन 42.3% है। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ की महिलाएं पार्लियामेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। और वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो अभी तो हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेजेस फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। In the government, cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। तो अगर इंडिया में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक वुमेन बन भी जाती है लेकिन उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्योंकि यहाँ पर जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में या विधानसभा में वो बहुत कम है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, हमें ये लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए। यानी कि हमें रिजर्व्ड सीट्स देनी चाहिए उन लोगों को, किसके लिए, विमेंस के लिए। दिस इज़ वॉट पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। तो पंचायती राज ने सबसे पहले यही किया कि उन लोगों ने 1/3 रिजर्वेशन दे दिया विमेन के लिए। 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आर नाउ रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत में 1/3 सीट को हम लोगों ने रिजर्व कर दिया। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो हम देखेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं अब रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखने के लिए मिलेंगी हमें।
इसका मतलब है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, और जब उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो वो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर सकती हैं। Women's organizations and activists had been demanding a similar reservation of at least 1/3 seats in Lok Sabha and state assemblies for women. तो जो women's organizations हैं और activists हैं, उनकी हमेशा ये डिमांड थी कि जिस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स women के लिए रिजर्व किया गया, उसी तरह से लोकसभा और विधानसभा में भी women के लिए या महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होने चाहिए। A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. तो इस तरह का एक बिल तो था, लेकिन ये पार्लियामेंट में पड़ा हुआ था और इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। In 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम Women's Reservation Act 2023 has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, state legislative assemblies and also Delhi Assembly. याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1/3 सीट्स कहाँ पर दिए गए हैं, किस किस जगह पे। नंबर 1 तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया गया 1/3 सीट। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट असेंबलीज़ में दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं, अच्छा, स्टेट असेंबलीज़ में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली को इंक्लूड किया गया है। लोकसभा में भी 1/3 सीट्स रिजर्व किए गए। तो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे 1/3 सीट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दिल्ली में भी 1/3 सीट्स, और लोकसभा में भी 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया महिलाओं के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, सो इसे जरूर याद रखिएगा। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantaged groups do benefit when social division becomes a political issue. तो क्या होता है कि जब कोई भी डिसएडवांटेज ग्रुप अपनी हक की आवाज़ उठाता है कि उसे समाज में समानता मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, और जब वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता है, तब जाके उनके जो नीड्स है और उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर सरकार का ध्यान जाता है और सरकार उस पर कोई ना कोई एक्शन लेती है। डू यू थिंक दैट women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? तो क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं के जो मुद्दे थे, अगर उसको पॉलिटिकल डोमेन में नहीं उठाया जाता, उसको डिस्कस नहीं किया जाता और उस पर कानून नहीं बनते, तो क्या उनके साथ जो मिसट्रीटमेंट हो रहा था, उनके साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्या वो कम हो पाता? मेरा खुद का ये मानना है कि अगर इस तरह के मुद्दे, इस तरह के महिलाओं के जो मुद्दे हैं, वो अगर पॉलिटिकल डोमेन में डिस्कस नहीं किया जाता, तो आज भी महिलाएं बहुत ही पिछड़ी रह जाती। क्योंकि ये मुद्दे उठाए गए, क्योंकि उन मुद्दों पे डिस्कशंस हुआ, क्योंकि उन मुद्दों पे महिलाओं ने प्रेशर डाला कि चेंजेस होने चाहिए, उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और पॉलिटिकल डोमेन में लोगों ने ये सोचा कि हाँ ये बातें सही है, उनको प्रेशराइज किया गया, तब जाके बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, और जब ये स्टेप्स लिए गए तो वुमेन की जो स्थिति है वो बेटर हुई है। With this we come to the end of this video. In the next video we are going to discuss about religion and politics. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।